अ, आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि आदरणीय प्रोफेसर भगवती प्रकाश शर्मा जी, लखनऊ विश्वविद्यालय के सम्मानित कुलपति आदरणीय श्री आलोक कुमार राय जी, आज की संगोष्ठी के कन्वीनर श्री प्रोफेसर मनोज कुमार अग्रवाल जी, उपस्थित सभी अन्य विद्वतजन। विशेष अवसर होता है जब हम किसी विषय पर अपने विचार को व्यक्त करते हैं। अभी हमने विद्वतापूर्ण उद्बोधन प्रोफेसर भगवती प्रकाश जी का सुना, और ये बात सही है कि भारत एक ऐसा देश रहा है जिसके प्राचीन इतिहास भी रहा है और प्राचीन जिसकी विकास की एक अनूठी गाथा को भी हम जानते हैं। हम जानते हैं कि पहले जब सभ्यता का विकास हुआ होगा तो लोग जानवर को मार के खा जाते थे, वो आखेट युग के रूप में जाना गया। बाद में जानवरों को भोजन के लिए कृषि पदार्थों की जरूरत पड़ी और वो फसलों को उगाने लगा, स्वयं अपने को भोज्य पदार्थ के रूप में उन उपजों को प्रयोग करने लगा। वो कृषि युग आया और उसके बाद के जो युग थे उसमें उसने विभिन्न प्रकार की उन्नति किया और एक समय ऐसा भी आया जब उसने एक अपने को आत्मनिर्भरता के तौर पर प्रस्तुत करने में सफलता प्राप्त करी। और भारत में एक समय ये भी था कि छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए स्वयं व्यक्ति उनका उत्पादन भी करता था और स्वयं उनका उपभोक्ता भी बन जाता था। ऐसी परिस्थितियों से निकलते हुए भारत की जो उस व्यवस्था थी जिसमें भारत आत्मनिर्भर था, अंग्रेजों के द्वारा लंबे समय तक शासन व्यवस्था कैसे की जाए, इसकी जो परियोजना लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में शिक्षा नीति के रूप में बनाई गई, जिसका दुष्प्रभाव आज तक दिखाई पड़ा। और शायद मैं अगर कहना चाहूँ तो 1968 में जो पहली शिक्षा नीति बनी, उसके बाद 1986 में जो दूसरी शिक्षा नीति बनी और 1992 में उसका संशोधन प्रस्तुत हुआ। उसके बाद आज हमारा जो नई शिक्षा नीति का वर्तमान स्वरूप है, जिसमें हम कह सकते हैं कि 484 पेज का जो डॉक्यूमेंट है, इसमें प्रोफेसर कस्तूरी रंगन जी के द्वारा जो इसका अध्यक्षता में इसको ड्राफ्ट किया गया है, उसको अगर देखें तो इसको लगता है कि ये मैकाले युग का अंत का प्रारब्ध है। और इसमें भारतीय परिवेश में तमाम नवीन परिवर्तनों को, तमाम नवाचारों को सम्मिलित करते हुए इसमें एक आशा की किरण जागृत की गई है। और हम मानते हैं कि देश की आशाओं को फलीभूत करने का जो माध्यम है वो शिक्षा नीति होती है। और शिक्षक, अभिभावक, छात्र छात्राएं शिक्षा नीति से जुड़े, ये जरूरी होता है। शिक्षा नीति के इम्प्लीमेंटेशन के को लेकर व्यापक विचार विमर्श हुआ है, काफी विचार विमर्श हुआ है। 2.5 लाख के आसपास लोगों के विचार आए हैं, बल्कि इन विचारों के साथ साथ एक जो चर्चा और भी चली है वो चली है कि पठन पाठन में परिवर्तन के लिए शिक्षा नीति नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के नव निर्माण के लिए भी ये आवश्यक है। इस पर भी विशेष बल दिया गया है। ऐसे स्टडी के बजाय लर्निंग पर इसमें जोर दिया गया है। प्रोसेस से ज़्यादा पैशन और परफॉर्मेंस पर इसमें जोर हुआ है। प्रत्येक छात्र को एम्पावर्ड करने का जो रास्ता वर्तमान शिक्षा नीति में दिखाया गया है, उसमें एजुकेशन सिस्टम में जो पहले कमियां थी, उन कमियों को दूर करते हुए एक नए प्रकार के बच्चों के पठन पाठन में उपाय किए गए हैं कि उनका तनाव दूर किया जाए, उनको प्रारंभ से ही ऐसी शिक्षा दी जाए जिसमें परंपरा और संस्कार जुड़ सकें। उनको ऐसी शिक्षा दी जाए जिसमें दबाव के कारण विद्यार्थी यदि अपनी क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहा है तो दबाव मुक्त होकर अपनी क्षमता का संपूर्ण उपयोग कर सके, इस प्रकार की शिक्षा देने का प्रयोजन भी प्रारंभ हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से इसे स्किलफुल बनाने पर जोर दिया गया है और प्रैक्टिकल अप्रोच से रोजगार बढ़ेंगे ऐसा मानते हुए इसमें इस बात पर भी जोर दिया गया है कि जो टॉप कैंपस होंगे, कॉलेजेस होंगे, उन जो टॉप कॉलेजेस या विश्वविद्यालय होंगे, उनके कैंपस दूसरे देश में और दूसरे देश के टॉप कॉलेजेस या विश्वविद्यालयों के कैंपस हमारे देश में खुलें, जिससे शिक्षा का पर्याप्त वातावरण और सीखने की क्षमता
और हमारे जैसे आप प्रोफेसर भगवती प्रकाश जी कह रहे थे, केवल 50,000 शोध पत्र हमारे होते हैं, तो उनको हम उनकी संख्या हम बढ़ा सकें, एक गुणवत्तापरक शोध की नीति को हम आगे ले जा सकें, इस तरफ हमको बढ़ने की महती आवश्यकता दिखाई पड़ती है। हाँ, एक बात सही है कि स्थानीय स्तर पर स्थानीय भाषाओं में कैसे कंटेंट तैयार हो, कंटेंट कैसे तैयार हो, यह एक चुनौती बन सकता है। यह देश की शिक्षा नीति है, यह सरकार की एक ऐसी शिक्षा नीति है जिसमें टेक्नोलॉजी गांव-गांव पहुंचेगी। और मैं समझता हूं कि जो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस आयोजित किए जाते हैं, उससे भी विभिन्न प्रकार की जो हमारे आपसी तारतम्यता है, उसमें बढ़ोतरी होती है। भारत एक शिक्षा महाशक्ति बन सके, इसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वर्तमान शिक्षा नीति में शिक्षा में जीडीपी के 6% से 6% के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। एक प्रकार से प्रोफेशनल्स को तैयार करने पर इसमें बल दिया गया है। जो ड्रॉप आउट्स हैं लगभग 2.5 करोड़, उनको हम 2030 तक का उनको हम 100% नामांकन करा सकें, इसका भी लक्ष्य रखा गया है। 2025 तक सभी बच्चों को मूलभूत ज्ञान प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। एक प्रकार से टीचर्स एजुकेशन से जुड़े लक्ष्यों को हमें प्राप्त करना होगा और इसकी तरफ हमें बढ़ना होगा। हमें भारत में व्यावसायिक शिक्षा की प्रगति में तेजी लानी होगी और हमें ये देखना होगा कि नई शिक्षा नीति में त्रिभाषा जो फार्मूला रखा गया है, उसमें क्षेत्रीय भाषाओं का उन्नयन और मातृभाषा का बाहुल्य हमें आत्म गौरव की प्राप्ति की तरफ ले जाएगा, ऐसा मैं मानता हूं। आज जब हम शिक्षा नीति की चर्चा करने लगते हैं तो हम ये पाते हैं कि जो प्राइमरी से ही इस पे बल दिया गया है, जो फार्मूला है 5+3+3+4, उसमें प्राइमरी से ही शिक्षा को 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार को कानूनी अधिकार में शामिल करने पर जहां प्रयोजन है, वहीं व्यावसायिक शिक्षा पर भी रोजगार से इसको जोड़ने की संकल्पना भी सामने लाई गई है। और मैं समझता हूं कि जो बहुउद्देशीय बहुआयामी विश्वविद्यालय होने की जो संभावनाएं हैं, मल्टीडिसिप्लिनरी विश्वविद्यालय होंगे, इनमें सभी प्रकार के संकाय एक साथ आ जाएंगे और एक साथ एक छतरी के नीचे विभिन्न प्रकार की शिक्षा देने के प्रयोजन प्रारंभ हो जाएंगे। हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन के साथ साथ स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन और इन सब के साथ साथ एक प्रकार का शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग और उसके साथ साथ राज्य उच्च शिक्षा आयोग का गठन भी हमें शिक्षा के क्षेत्र में नए परिवर्तनों की ओर इंगित करेगा। हमारा मानना है कि जो हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा सत्ता का जो केंद्रीकरण है वो समाप्त होगा और एक नई स्कूली शिक्षा का लाभ भी हम प्राप्त कर सकेंगे। आज बदले हुए स्वरूप में हम कई जगह ये पाते हैं कि जो शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हैं, हमें हमारी सरकार हमेशा से स्वदेशी के लक्ष्य को मानकर चली है। हमारी सरकार ने हमेशा आत्मनिर्भरता तथा स्वदेशी की का पक्षधर बनकर काम किया है, किंतु कोरोना के संकट काल में हमें डिगने की जगह जो प्रतिबद्धता का बोध था वो करने का अवसर हमारे प्रधानमंत्री ने दिया और शायद यही कारण रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सकारात्मक रूप में एक सदी रणनीति के अंतर्गत आत्मनिर्भर भारत को की रूपरेखा को निर्धारित किया है। मेरा मानना है कि नवाचार, नया सृजनात्मक ज्ञान, सभी से जुड़ने व समझने का कौशल तथा विदेशों तक उसके उत्पाद को पहुंचाने की रणनीति अपने आप में यह स्पष्ट करती है कि हम आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से अपने देश के उन्नयन में अपना योगदान दे सकते हैं। जहां हमें इसमें जहां आत्मनिर्भरता बढ़ाने में सफलता मिलेगी,
वहीं अपने यहाँ स्वरोजगार, बेहतर आय, आर्थिक अस्तित्व के साथ साथ विदेशी बाजार में अपनी दमक बढ़ा सकने में हमें लाभ मिल सकता है। उत्तर प्रदेश की में शिक्षा की दिशा पहले से ज़्यादा व्यापक रूप से आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए अग्रसर हो, ये भी हमारा लक्ष्य है और हम इस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और मेरा मानना है कि नई शिक्षा नीति का जो प्रारब्ध है वो विभिन्न प्रकार के नव परिवर्तनों का आगाज करने वाला है। और अगला जो दशक है भारत दुनिया का सबसे युवा जनसंख्या वाला देश बनकर सामने उभर रहा है, बनकर आया है। और एक समय ऐसा भी आने वाला है जब विश्व भर में अकुशल श्रमिकों की जगह कामगार या जिसको कहते हैं मैकेनाइजेशन सिस्टम, मशीनीकरण का युग होगा। और ऐसे समय हमें अपने शिक्षण कार्य की प्रक्रिया को भी बदलना होगा। शिक्षण प्रक्रिया शिक्षार्थी केंद्रित हमें करनी होगी और जिससे कि शिक्षा से चरित्र का निर्माण हो सके। शिक्षार्थियों को बेरोजगार के लिए हमें सक्षम बनाना होगा और इनके बुनियादी बदलाव के केंद्र में हमें शिक्षक को रखना होगा। ये सारी चीज़ें करते हुए भी आज मैं कह सकता हूँ कि आज की जो संगोष्ठी है वो लाभदायक है, इस मायने में कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि हम आत्मनिर्भर भारत के को मजबूत करने के लिए उस विचार को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, वो नई शिक्षा नीति का प्रयोजन आने के बाद उसमें और अधिक वृद्धि होगी। आपने मुझे अवसर दिया, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।